सलामकुम भट्ट साहब हमारे नए आने वालों को बताएं कि स्वीडन आते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा यार, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और ये जो चीज़ें हम आपको मेंशन करेंगे, बताएंगे, ये ज़रूरी नहीं कि स्वीडन आने वक्त आप इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप कहीं भी किसी भी मुल्क में जाते हैं ना, तो ये कुछ पॉइंट है स्पेशली यूरोप को लेके, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बाहर जाने से पहले। ये चीज़ें आपके काम आएंगी आगे जाकर, ठीक है। इससे पहले, इन चीज़ों से जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो कोई 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा हो हमारा। चलें, अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है ना, कोई भी लड़की या कोई लड़का है, ज़रूरी नहीं कि जो लड़का आ रहा है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ भी आ रहे हैं ना, तो उनको चाहिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा कर लाएं साथ, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस जो बनवाते हैं ना लोग, फाइनल किसी का वीज़ा लग जाता है, वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको स्वीडन के लिए इंटरनेशनल करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका वैसे आपके प्रोविज़न का होगा, आप उसका पंजाब का, सिंध का, जो भी आपका लोकल लाइसेंस होता है ना, आप उस पर गाड़ी चला सकते हो। आपको इंटरनेशनल करवाने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है। अब क्या करते हैं लोग, अब जब इंटरनेशनल जो होता है ना, वीज़ा लगने के बाद होता है, एक फजूल सा प्रोसेस है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अब लाइसेंस ज़रूरी क्यों है? लाइसेंस इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप शुरू में आते हो ना, आपका कोई रेफरेंस नहीं होता, आपको किसी चीज़ का अंदाजा, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता होता कि जॉब किस तरह ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल आप स्वीडन आते हो, पुर्तगाल जाते हो, स्पेन, आपको लैंग्वेज बैरियर भी महसूस करना पड़ता है। लेकिन ड्राइविंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ये बैरियर वगैरह खत्म हो जाता है, रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जॉब्स हमेशा रहती हैं। अब कोई आपको जॉब नहीं भी ना देगा, आप कोई फूड डिलीवरी का, किसी न किसी तरह का आप काम कर सकते हो, ठीक है, कोरियर डिलीवरी का। इसलिए लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको शुरू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, ठीक है। आप बेशक टाइम बिंग करो, शुरू में अपने एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए करो, उसके बाद अगर आपको ड्राइविंग की जॉब नहीं पसंद, बेशक छोड़ दो, लेकिन लाइसेंस अपना ज़रूर साथ में लेके आओ। कुछ कंट्रीज़ में ये चेंज भी हो जाता है, जैसे पुर्तगाल आपका पाकिस्तानी लाइसेंस चेंज कर देता है। हंगरी में अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे भी गए हो, आपका जो लाइसेंस है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, हंगरी में एक शर्त आ जाती है कि वो फेडरल लाइसेंस अब मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हंगरी के लिहाज से जब आप जाएँ, तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वहाँ पे कौन सी कैटेगरी वो मांगते हैं। पहले जैसे पंजाब का लोकल था वो चेंज हो जाता था, अब भी उन्होंने कुछ चेंज किया हंगरी में। इस तरह फायदा कुछ और कंट्रीज हैं, पोलैंड है, पोलैंड में पाकिस्तानी लाइसेंस चेंज हो जाता है। तो आपको लाइसेंस करने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर आप इन मुल्कों में जाते हो, आप पाकिस्तानी लाइसेंस देकर वो वेरीफाई करते हैं, लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। अगर किसी को लगता है ना कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, पता नहीं को मेरा लाइसेंस चेक करेंगे नहीं करेंगे, उनके पास सिस्टम है, इनके पास पूरा सिस्टम होता है। इवन कि अगर मैं स्वीडन की मिसाल दूँ, तो स्वीडन के पास वो पुलिस के पास वो वेबसाइट है पाकिस्तान की, क्या नाम है उसका, DLRS क्या है, जी हाँ। इस तरह की कोई वेबसाइट है। उसमें वो आपका लाइसेंस से ID कार्ड नंबर लेके डालते हैं, उन्हें पता चल जाता है ये असली है नकली है। तो लाइसेंस ओरिजिनल जरूर रखें। और जो लोग वर्क परमिट वगैरह पे आ रहे हैं, आप अगर ट्रांसपोर्ट सिलसिला में अगर आप एप्लीकेशन देते हो ना, आपको एक्सटेंशन भी मिल जाती है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। चलिए हम आपको टाइम भी बता दें कि जो लाइसेंस है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप एप्लीकेशन डालोगे ना कि मुझे मजीद थोड़ी बहुत दें, अपना एक्सटेंशन दें, मैं और चलाना चाहता हूँ, तो वो डिपेंड करता है, वो कभी 6 माह की दे देंगे, लेकिन मैक्स वो 1 साल की मजीद देते हैं, लेकिन वो 6 6 माह करके 2 दफ़ा आपको मजीद भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है, लाइसेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा अकोमोडेशन, ये ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है। ये हर मुल्क में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, स्पेशली यूरोप में। अगर आप, इवन कि पुर्तगाल में इंतहा का प्रॉब्लम है। अगर आप स्टूडेंट के तौर पर आ रहे हो, तो अपनी यूनिवर्सिटी से बात करो। आपकी यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करती है, उनके पास स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है। वो आपको बताएंगे कि ये वेबसाइट है, ये कंपनी है जो अकोमोडेशन को हैंडल करती है, आप इसमें अप्लाई करो, अपने आप को रजिस्टर करो उसके पोर्टल पर जाके। फिर वहाँ पे अपार्टमेंट बने होंगे डिफरेंट कैटेगरी के, जो आपको लगता है स्टूडियो रूम लेना, 2 रूम वाला लेना, आपके फैमिली के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, उसमें रेंट कितना, सब कुछ उन्होंने लिखा होता है। जो आपको सही लगता है आप वहाँ पे अप्लाई करो। अगर आपको मिल जाता है तो शुरू में, अगर वो को 1000 1500 करोड़ आपको लगता है ना महंगा है, तो महंगा भी ले लो, क्योंकि शुरू में आप प्रॉब्लम फेस करोगे ना, बिना अपार्टमेंट के आओगे तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। किसी ना किसी जगह पे अपनी अकोमोडेशन की बात करके आओ, बेशक टेम्परेरी करके आओ, किसी के साथ 1 महीने के लिए। अगर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं मिल रही है आपको, तो उसका दूसरा आसान हल है, आप फेसबुक पेज पे जाओ। जिस भी शहर में, स्वीडन की अगर हम बात करें, तो जिस भी शहर में अगर आपका एडमिशन है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यावले यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, वैको में हो रहा है, लीनियस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको हो रहा है, आप लगाओ अकोमोडेशन इन वैको, अकोमोडेशन इन यावले, या अपार्टमेंट इन यावले, इस तरह के नाम लिखोगे, आपको मुख्तलिफ ग्रुप नज़र आ जाएंगे, पेज नज़र आ जाएंगे अकोमोडेशन से रिलेटेड। आप वहाँ पे देखो, अगर कोई रेंट पे अपार्टमेंट है, आप उससे बात करो। अगर नहीं वहाँ पे लगा हुआ, अपनी अनाउंसमेंट लगा दो कि मैं, फॉर एग्जांपल मेरा ये साइज़ है फैमिली का, या मैं सिंगल हूँ, मैं कपल है, हम
हमें अकोमोडेशन चाहिए, आप उस पेज पे अपनी अनाउंसमेंट लगाना शुरू कर दो। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो हर शहर में पाकिस्तानियों के भी ग्रुप बने होते हैं, जैसे पाकिस्तानी इन स्टॉकहोम, पाकिस्तानी इन स्वीडन, पाकिस्तानी इन वैको, इस तरह के पेज आपको हर मुल्क में मिलेंगे। ठीक है, हर शहर के नाम से भी आपको मिलेंगे, उनमें पोस्ट लगाओ। ठीक है, क्योंकि जो गोरे होते हैं वो शेयरिंग में रहना इतना पसंद नहीं करते, पाकिस्तानी शेयरिंग में रह लेते हैं थोड़ा वो रेंट शुरू में बचाने के लिए। तो जो नया आ रहा होता है उसे यही सबसे ज़रूरी होती है कि उसका रेंट थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, शेयरिंग में रहना शुरू में आप रह लो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका अपार्टमेंट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपके पास सेकंड फीस लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गस्ट इनटेक में आ रहे हो, स्टूडेंट जो मोस्टली आ रहे हैं पाकिस्तान से या भी आएंगे गस्ट इनटेक में अभी, तो आपके पास सेकंड सेमेस्टर की भी फीस होनी चाहिए। अगर आप ये सोचो ना कि मैं अगस्त में जाते साथ ही दूसरे की भी निकाल लूँगा, तीसरे के भी, तो वो कह लो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप शुरू में जब आते हो आपके पास रेफरेंस नहीं होता, आपको पता नहीं होता, आप पर्सनल नंबर बनाते हो, आप बैंक अकाउंट बनाते हो, आपको ये चीज़ें पूरी करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, और आप सिस्टम भी समझते हो सकता है जॉब आपको महीने बाद मिले। और यहाँ स्वीडन में ला ये है कि जिस मंथ आप काम करते हो, जैसे आज जून का मंथ, आप जून में काम करोगे तो सैलरी आपको जुलाई में मिलेगी, जुलाई की 25 को मिलेगी। सेम मंथ में सैलरी नहीं मिलती स्वीडन के अंदर। तो अगर आपने पूरा जून काम किया, अगर जून के 10 दिन भी काम किए ना, तो इस 10 दिनों की सैलरी आपको जुलाई की 25 को मिलेगी। उसकी लॉजिक ये है कि जब आप जॉब छोड़ते हो या आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, किसी भी सूरत में जॉब चली जाती है, तो जॉब छोड़ने के 1 महीना बाद भी आपके पास सैलरी आती है। क्यों? जो वो आपकी पीछे सैलरी रुकी होती है ना, जो आपको 1 महीने बाद में मिल रही होती है, तो स्वीडन वाले कहते हैं कि वो 1 मंथ आपके पास मजीद सैलरी आ जाएगी आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक तरह की एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कोई आपके पैसे रखेगा नहीं, आपको पैसे आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे मुताबिक आपको पहली 2 फीसेस का अरेंजमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगली 2 आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इस साल 1 साल की तो आपने फीसेस दी होंगी, आपके पास सेमेस्टर की छुट्टियां भी होंगी, आप उसमें भी काम कर सकते हो। उसके अलावा जो पिछला पूरा टाइम है, आप उसमें भी काम कर सकते हो। आप तीसरी चौथी फीस निकाल सकते हो, ये कोई नामुमकिन नहीं है, लेकिन दूसरी में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप दूसरी फीस का भी अरेंज करो। ठीक है, अब उसके अलावा आपके पास कम से कम 4 माह के एक्सपेंस होने चाहिए। आप सिंगल हो, आप फैमिली के साथ हो, किसी भी पोजीशन में आप आ रहे हो। हमारा पाकिस्तानियों का खास तौर पे हाल क्या होता है, हम टिकट पकड़ते हैं, उसके बाद कोई लाख डेढ़ पाकिस्तानी पकड़ा, 1.5-2 लाख रुपए पकड़े पाकिस्तान किसी से और आ गए, कहते हैं मैनेज कर लेंगे। तो ये महंगे मुल्क हैं। जब आप कन्वर्जन लगाते हो ना पाकिस्तान से यहाँ पे, और आप पे करना शुरू करते हो, रेंट पे करना शुरू करते हो ग्रासरी का, तो आपके पैसे यूँ ख़त्म होते हैं यूँ। इसलिए अपना एक बजट रखो। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो कम से कम आप लो 6,000 करोन, उसे कन्वर्ट कर लो पाकिस्तानी कितने बनते हैं। तो 4 माह का बजट रखो, सिंगल बंदे हो तो 6 से 7,000 करोड़। अगर कपल हो तो 10 से 12,000 करोड़ के हिसाब से आप 4 माह का बजट रखो। अगर आपके साथ 2-3 बच्चे हैं तो 16-17,000 का कम से कम पर मंथ, और 4 मंथ से मल्टीप्लाई करो, पाकिस्तानी देख लो कितने बनते हैं। तो ये अपना बजट रखो। ठीक है, क्योंकि जब फैमिली के साथ आते हो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इन 4 माह का अगर आपको कम से कम बजट होगा तो आपको काम शाम ढूंढ के अपने आप को फिर बूस्ट कर सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो अपने आप को। लेकिन को ना कि मैं बस 1 मंथ का 1.5 मंथ का खर्चा मेरे पास आके देख लेंगे, तो ये जो डायलॉग होता है ना देख लेंगे, ये बड़ा महंगा पड़ता है बंदों को। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब वो आ जाती है एक और बात। अब लोग क्या करते हैं, अगर स्वीडन का सुना, जी स्वीडन बड़ी सर्दी पड़ती, दुनिया जहान के गर्म कपड़े और इतने मोटे कपड़े उठाना शुरू कर देते हैं, अपना वेट भी ज़ाया करते हैं। वो जो वजन 25 केजी लाओ होता है, तो आपको कोई इतने ज़्यादा कपड़े लाने की जरूरत नहीं होती। लाओ थोड़े से रीजनेबल लाओ, जो आपके 2-3 माह चले जाएं, 4 माह। बाकी यहाँ भी आपको इतने खास महंगे नहीं मिलते, थोड़े से महंगे हैं, लेकिन आप कमाना भी शुरू कर देते तो आपको कितने महंगे नहीं पड़ते। लेकिन हाँ, आप इतने ज़रूर लाओ कि आते साथ आपको शॉपिंग करनी ना पड़े, आपके 2 ढाई 3 माह आपके गुजर जाएं। उसके बाद अब ये नहीं कि आप इतने मोटे कपड़े उठाने शुरू कर दो। और ब्लैंकेट मैंने देखा लोगों को इतने इतने हैवी ब्लैंकेट लेके आते हैं। यहाँ पे हीटेड रूम होते हैं, आप जो एसी ब्लैंकेट जो पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हो वो आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि जितने भी आप अपार्टमेंट होंगे, जितने भी आप अगर बाहर -25 भी है ना, और अंदर आपने एक हल्की सी शर्ट पहनी हुई है, जो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पहनी हुई है, तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। बेशक बाहर -25 है, अंदर जो अपार्टमेंट होते हैं, वो घर होते हैं, वो इस तरह उन्होंने मतलब किए होते हैं, हीटेड किए हुए हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ती उन चीज़ों की। ठीक है, तो इसलिए अपना एक एसी कंबल तक लाओ, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो यही जो मेन कुछ खास पॉइंट है, ठीक है, जो आपको जेन में ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा अगर हाँ, और स्वीडिश करेंसी नहीं मिलती आपको पाकिस्तान से, अभी वो बैन है, मुझे नहीं लगता आपको किसी को भी मिले। ठीक है, तो इसलिए आप यूरो ले आओ, यूरो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ आपके स्वीडन को। स्वीडन के अंदर यूरो नहीं चलता, कहीं भी आपका यूरो नहीं चलेगा।
आपका स्वीडिश क्रोन ही चलेगा, ठीक है। तो आप यूरो ले आओ, उन्हें आके यहाँ पे बनी होती हैं जो एक्सचेंज एजेंसी। एक्सचेंज एजेंसी, अब वहाँ से कन्वर्ट करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। चलें, ठीक हो गया बट साहब। नहीं, यही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर की ये बहुत ज़रूरी है। हम्म, तो लोगों को पता होना चाहिए कि जब वो किसी भी स्वीडन या किसी भी यूरोपियन किसी कंट्री भी में जगह मूव पे जा करते रहे हैं हो आप। तो उन्हें क्या चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। चलें बट चलें साहब, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ओके यू जी, वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।